नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में हम देखेंगे हिंदी का पहला प्रैक्टिस सेट। आज का जो प्रैक्टिस सेट होने वाला है, यह जो आपका 17 और 18 फरवरी का निरस्त पेपर है, उसी पेपर को देखने वाले। उसी में जो हिंदी के प्रश्न पूछे गए थे, उन्हीं प्रश्नों को लिया गया है, ताकि आप एक अनुमान भी लगा सकें कि हिंदी किस लेवल की पूछी गई थी। तो देखिएगा, पहला ही प्रश्न क्या पूछा गया था। पहले प्रश्न में पूछा गया था कि श्यामल किस तद्भव का तत्सम रूप है। जो श्यामल है ना, वह किस तद्भव का तत्सम रूप है। यानी वो कहना चाह रहे हैं जो श्यामल शब्द है वह एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या होगा वही बताना है। तो श्यामल का जो तद्भव शब्द होता है वह क्या होता है, सावला होता है। यानी आपसे तद्भव और तत्सम से एक प्रश्न पूछा जाएगा, ये तो कन्फर्म है। तद्भव और तत्सम का एक प्रश्न पूछा जाएगा। तो तद्भव तत्सम का जो एक प्रश्न पूछा जाएगा, आज उसको क्लियर करते हैं ना। तो देखिएगा, एक तत्सम होता है और एक क्या होता है, तद्भव होता है। जो चीज़ें बता रहे बस उसको नोट करिएगा ना। जो तत्सम होते हैं ये किसके शब्द होते हैं, संस्कृत के शब्द होते हैं। और जो तद्भव शब्द होते हैं ये हिंदी यानी भोजपुरी शब्द होते हैं ना। जो संस्कृत के शब्द होते हैं इनको हम कम बोलते हैं, और ये जो तद्भव यानी भोजपुरी के शब्द होते हैं इनको हम क्या करते हैं, ज़्यादा बोलते हैं ना। हमें बस पकड़ना है कि क्या तत्सम है क्या तद्भव, क्योंकि ऑप्शन में हमें बस यही छांटना है कि इसमें तद्भव क्या है और क्या है तत्सम है। तो आज ऐसी ट्रिक बताएंगे कि तद्भव तत्सम अब सिर्फ देखने मात्र से ही पहचान जाएंगे कि इसमें क्या तद्भव और क्या तत्सम है। जैसे हम कुछ चीज़ें बता रहे हैं, जैसे हमने एक शब्द लिख दिया ग्राम। हमने एक शब्द क्या लिख दिया, ग्राम। और ग्राम का एक शब्द और लिख दिए, गांव। क्या लिख दिए, गांव। तो अब बताइए, आप ग्राम बोलते हैं या गांव बोलते हैं, है ना। आपका जवाब आएगा कि हम क्या बोलते हैं, गांव बोलते हैं। तो जो हमारी बोलचाल की भाषा यानी जो हमारी भोजपुरी भाषा वह क्या होती है, तद्भव होती है। और जो हम कम बोलते हैं, जो हमारी बोलचाल में की भाषा में बहुत कम यूज होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, तत्सम कहते हैं। जैसे इसी तरह अभी लिख दें आम्र। क्या लिख दें, आम्र। और इसी का एक शब्द क्या लिख दें, आम। अब अगर आपसे पूछे कि आप सबसे ज़्यादा कौन सी भाषा यूज करते हैं, आम्र बोलते हैं कि आम बोलते हैं, तो आपका जवाब आएगा कि हम आम शब्द यूज करते हैं। तो जो हमारी यूज का यानी जो हम ज़्यादा बोलते हैं, जो हमारी ज़्यादा बोलचाल की भाषा है वही तद्भव होता है। तो हम आम ज़्यादा यूज करते हैं तो आम क्या हो गया, तद्भव। और जो हम कम यूज करते हैं तो वो कहाँ चला जाएगा, तत्सम। जैसे यह पुस्तक, पुस्तक बोल रहे हैं बात अलग है, लेकिन पुस्तक अगर देखा जाए भोजपुरी भाषा क्या होती है, पोथी होती है। पुस्तक की भोजपुरी भाषा क्या होती है, पोथी होती है। यहाँ पे देखिए अंग प्रौच्छा लिखा ना, तो अंग प्रौच्छा तो हम क्या बोलते हैं, अंगोछा बोलते हैं। जहाँ तक आप समझ गए होंगे, यानी हमारी जो बोलचाल की भाषा होगी, जो हमारी बोलचाल की भाषा होगी वही क्या होती है, तद्भव होती है। और जो हमारी बोलचाल की भाषा नहीं होती, मतलब जो हम कम बोलते हैं, वही क्या होती है, तत्सम होती है। जैसे और ले लें, अगर हम कह दें क्षेत्र, क्या बोल दें, क्षेत्र। और क्षेत्र का क्या होता है, खेत होता है। अगर आपसे पूछें कि आप कौन सी भाषा यूज करते हैं, तो आप कहेंगे कि हम क्या बोलते हैं, खेत बोलते हैं। क्षेत्र बहुत कम बोलते हैं, जो हम बहुत कम बोलते हैं वही तत्सम होता है। जो हम ज़्यादा बोलते हैं वही हमारा क्या होता है, तद्भव होता है। खैर आप इतना तो समझ गए ना, तत्सम संस्कृत के शब्द होंगे और तद्भव किसके शब्द होंगे, भोजपुरी के शब्द होंगे। अगर इसको थोड़ा सा और ट्रिक से समझना चाहते हो तो देखिए, इसमें स आया है ना, तत्सम में क्या आया है, बीच में स आया। तो यानी ये कहना चाह रहा है कि इसमें कैसे शब्द आएंगे, संस्कृत के शब्द आएंगे। कैसे शब्द आएंगे, संस्कृत के शब्द आएंगे। और इसमें देखिए तद्भव में भ आया है, तो भ क्या कहना चाह रहा है कि इसमें कैसे शब्द आएंगे, भोजपुरी शब्द आएंगे। कैसे शब्द आएंगे, भोजपुरी के शब्द आएंगे। तो अब तत्सम और तद्भव ऐसे छाट लीजिएगा। अगर इनकी परिभाषा से कुछ क्वेश्चन पूछे तो तत्सम जो शब्द होते हैं यह ज्यों के त्यों यूज होते हैं। जो तत्सम शब्द होता है यह ज्यों के त्यों यूज होते हैं, लेकिन जो तद्भव शब्द होता है यह संस्कृत से बिगड़ा हुआ रूप यानी संस्कृत से आया हुआ शब्द है ना, जो संस्कृत से बदलकर हिंदी में आया हुआ होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, तद्भव। जैसे आम्र था, आम्र का हिंदी रूप क्या था, आम था। क्षेत्र था, क्षेत्र का हिंदी रूप क्या था, खेत था। यानी तत्सम से जो बदल के आए उसे हम क्या कहते हैं,
तद्भव कहते हैं, लेकिन जो ज्यों का त्यों यूज हो उसे हम क्या कहते हैं, तत्सम। तो तत्सम संस्कृत के शब्द और तद्भव किसके शब्द हो गए, भोजपुरी के शब्द, है ना। तो आप इस तरह यानी आपका 1 नंबर यहाँ से क्या होता है, क्लियर होता है। अगर इसमें भी आप देखते हैं तो आपको एक ही भोजपुरी शब्द इसमें दिख रहा है, सावला, है ना। और जिसपे भी चंद्र बिंदी होती है, जैसे गांव लिखेंगे तो गांव में भी क्या आएगी, चंद्र बिंदी। चंद्र बिंदी आपको जिसपे भी दिख जाए समझ जाइएगा कि वो भोजपुरी शब्द यानी वो तद्भव का ही शब्द है। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा गया था। इसमें पूछा गया है दूसरा प्रश्न कि शाखा मृग निम्नलिखित में से किस शब्द का पर्यायवाची है। पर्यायवाची से भी एक क्वेश्चन आ रहा है, तो पर्यायवाची तो आपको रटना ही पड़ेगा। तो इसमें पूछा क्या है, शाखा मृग का पर्यायवाची, है ना। तो बताइए इसमें शाखा मृग का पर्यायवाची क्या है। अगर हम कह रहे हैं कि आपको शाखा मृग का पर्यायवाची याद नहीं है, तब भी आप कुछ सेंस लगा सकते हैं। जैसे इसमें क्या लिखा है, शाखा मृग, है ना। शाखा यानी टहनी को कहना चाह रहे हैं ना, यानी टहनी का मृग, यानी पेड़ पौधों की जो टहनियाँ डालियाँ हैं उसका मृग। तो पेड़ पौधों के ऊपर कौन रहता है, हाथी थोड़ी रहती है, शुतुरमुर्ग थोड़ी रहता है, सिंह, ये बंदर रहता है। टहनियों डालियों पर कौन रहता है, बंदर रहता है। तो इसीलिए इसको क्या बताया गया है, शाखा मृग बताया गया है। तो कुछ आप सेंस लगा के भी अपना आंसर दे सकते हैं। और देखा जाए तो बंदर का जैसे अन्य पर्यायवाचियाँ क्या होता है वो भी देख लीजिए। जैसे कपि, मरकट, वानर, कपिस आदि उसी के क्या हैं, पर्यायवाची शब्द हैं। आगे देखिएगा तीसरा प्रश्न, इसमें क्या पूछा गया था। इसमें पूछा गया था समुद्री जहाज जिस पर से सैनिक युद्ध करते हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द, यानी वाक्यांश के लिए एक शब्द, यहाँ से भी आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। वाक्यांश के लिए एक शब्द, तो समुद्री जहाज का नाम बताना है जिस पर सैनिक युद्ध करते हैं। तो सैनिक जिस पे युद्ध करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, युद्ध पोत कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, युद्ध पोत कहते हैं। यानी सी वाला ऑप्शन इसका एकदम सही हो जाएगा। आगे देखिएगा चौथा प्रश्न, इसमें क्या पूछा गया था। इसमें पूछा गया था किस विकल्प में शब्द श्रुति सम भिन्नार्थक का सही अर्थ भेद नहीं है। यानी भिन्नार्थक शब्द से, यानी भिन्नार्थक से भी एक प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। तो इसमें क्या पूछा गया है कि कौन सा अर्थ भेद नहीं है उसी को बताना। तो यहाँ पे जरा लिखा है, यहाँ पे बिंदी होगी ना। तो जरा और जरा, इस जरा का अर्थ बुढ़ापा होता है, इस जरा का अर्थ क्या होता है, थोड़ा। तो एकदम सही है। नीड़ ये तो घोंसला हो गया, और इस नीर का मतलब पानी, मतलब ये भी सही है, ये भी सही है। इसको देखते हैं, यह अनल है और यह क्या है, अनिल है। तो अनल, है ना, पावक दहन, है ना, यह आग का होता है, लेकिन किसका दे दिया, ये पवन वायु का दे दिया, है ना। तो यही वाला सी वाला ऑप्शन ही यहीं पे गलत हो गया, क्योंकि अनल किसका होता है, आग का होता है, और अनल को किसका बताया इसने, पवन यानी हवा का बता दिया। तो यहीं पे क्या हो जाएगा, गलत। यह अनिल होता अगर पहले तब सही होता, अनिल हवा का होता है ना, हवा का अनिल होता है ना। लेकिन जो अनल होता है ये किसका होता है, आग का होता है। यानी पहला वाला ऑप्शन यानी सी वाला ऑप्शन ही क्या हो जाएगा, इसमें गलत हो गया, यह सही अर्थ भेद नहीं दे रहा है। और इसमें क्या है, गज, यहाँ पे भी बिंदी है ना, गज, इस गज का अर्थ हाथी और इस गज का अर्थ क्या है, माप है। तो इसका सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, एकदम सही, यानी वही गलत था, अर्थ भेद सही नहीं था। पांचवा प्रश्न देखिए, इसमें क्या पूछा गया है। इसमें पूछा गया है कि खिड़की खुलने से प्रकाश आएगा, खिड़की खुलने से प्रकाश आएगा, है ना। इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है। यानी वाक्य लिखेगा, यानी वाक्य अशुद्धि से भी एक प्रश्न आएगा, वाक्य अशुद्धि से भी एक प्रश्न आएगा। इसमें क्या पूछा है, खिड़की खुलने से प्रकाश आएगा, इसमें क्या अशुद्ध है वही बताना है। तो इसमें क्या अशुद्ध है उसको देखिए, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसमें अशुद्ध कारक संबंधी अशुद्धि है। क्यों, वहाँ पे क्या होना चाहिए, खिड़की खुलने से प्रकाश आएगा की जगह क्या होना चाहिए, खिड़की खुलने पर प्रकाश आएगा, है ना। खिड़की खुलने से प्रकाश नहीं, खिड़की खुलने पर प्रकाश आएगा, मतलब यहाँ से, है ना, का के की, है ना, ये सब अगर चेंज हो रहा है मतलब कारक संबंधी इसमें अशुद्धियाँ पाई गई, यानी ए वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। छठा नंबर देखिएगा, इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से किसके नाम प्राय पुल्लिंग होते हैं। यानी लिंग से भी एक प्रश्न आया हुआ है ना, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग आपको छांटना है ना। तो कह रहा है किसके नाम प्राय पुल्लिंग होते हैं वही बताना है ना। तो समुद्रों के नाम, नदियों के नाम, भाषाओं के नाम या तिथियों के नाम, यही आपको बताना है। तो नदियों में जैसे गंगा नदी, तो गंगा बह रही है ना,
गंगा बह रही है, यमुना बह रही है, इसको तो हम स्त्रीलिंग में बोल रहे हैं, तो मतलब यह नहीं होगा। भाषा, हिंदी भाषा बोली जाती है, इंग्लिश भाषा बोली जाती है, मतलब इसको भी हम उस ना स्त्रीलिंग के रूप में देख रहे हैं। तिथियां, एकादशी आ गई है ना, तो कहीं ना कहीं तिथियां भी क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। लेकिन जो समुद्र है ना, अरब सागर है ना, हिंद महासागर, कहीं ना कहीं ये किस में आ रहे हैं, पुल्लिंग में बोले जा रहे हैं। तो जो समुद्रों के नाम होते हैं या किस में होते हैं, पुल्लिंग में आते हैं। अब यहीं पे जो लिंग से प्रश्न आएगा, लिंग को भी आप क्या कर लीजिए, यहीं पर क्लियर कर लीजिए। तो लिंग कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, बस आपको पहचानना होता है। तो पहचानेंगे कैसे, जब भी आपको लिंग पहचानना होगा तो जो शब्द दिया रहेगा ना, उसी के आगे आप क्या लगा लीजिए, मेरा, मेरी, अच्छा, अच्छी, है ना। जैसे हम कहें कि जो कलम है ना, कलम में कौन सी लिंग है, जैसे हम कहते हैं कलम में कौन सी लिंग है, आप बताइए। तो इसके आगे आप लगाइए मेरा कलम या मेरी कलम, है ना। इसके आगे आप लगाइए मेरा कलम या मेरी कलम। तो आप कहेंगे मेरी कलम, मेरा कलम नहीं होता, मेरी कलम होता है, यानी मेरी कलम कह रहे हैं, तो मतलब कलम क्या हो गया, स्त्रीलिंग। जैसे हम लिख दिए किताब, क्या लिख दिए, किताब। अब कहेंगे किताब को बताइए कि यह क्या है, स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। तो आप उसके आगे लगाइए मेरी किताब या मेरा किताब, तो आप कहेंगे मेरी किताब। क्या कहेंगे, मेरी किताब। जब आप मेरी लगा रहे हो तो समझ जाइए क्या है, स्त्रीलिंग। अगर मेरा लग जाता तो क्या हो जाता, पुल्लिंग हो जाता। यानी मेरा, मेरी करके आप क्या कर सकते हैं, इसको पता कर सकते हैं लिंग को, है ना। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा गया था। अगर आगे देखें 7वां नंबर, इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से, निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है, उसी को बताना है। तो किसका होता है, यहाँ पे देखिए हस्ताक्षर, हस्ताक्षर हमने कर दिए, ये तो हमेशा बहुवचन होता है। रोम हमारे फूट गए, जो है ना रोमा होता है, इसको कह रहा है रोम हमारे फूट गए, ये भी क्या होता है, बहुवचन। लोग आ गए, यानी बहुत से लोग आ गए, ये भी क्या है, बहुवचन। और हमको क्या बताना है, एक वचन बताना है। तो जो दल होता है ना, ये हमेशा एक वचन में यूज होता है। जो दल होता है ना, दल आ गया, है ना, कोई दल रहता है तो उसको हम क्या कहते हैं, दल आ गया, बजरंग दल आ गया, है ना। दल हमेशा क्या होता है, एक वचन होता है। यानी वचन से भी आपके प्रश्न पूछे गए। अलमारी में कपड़े पड़े हैं, अलमारी में कपड़े पड़े हैं, तो रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है, ये बताना। तो कारक कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं। कारक कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं। उन्हीं कारक में से इसमें एक कारक का यूज किया गया, उसी को यह पूछना चाह रहा है। तो अलमारी में कपड़े पड़े, इसमें जो में आया है ना, इसी से कारक को आपको ढूंढना है। तो में किसका होता है, यही बताना है ना। तो कर्ता, इसका तो ने होता है। कर्म को संप्रदान के लिए, कर्ता ने कर्म को संप्रदान के लिए, अधिकरण में पे पर होता है। अधिकरण का क्या होता है, में पे पर। तो में तो आया ना, यानी ये कौन सा कारक है, अधिकरण कारक। इसमें कौन सा कारक है, अधिकरण कारक हो जाएगा। बनाकर शब्द में, बनाकर शब्द में कौन सा प्रत्यय है, यही बताना है। बनाकर शब्द में कौन सा प्रत्यय है, यही बताना है। तो इससे पहले आप देख लीजिएगा प्रत्यय, उपसर्ग और प्रत्यय से भी एक प्रश्न आपका पूछा जाएगा। 100% उपसर्ग और प्रत्यय से एक प्रश्न आपका बनना ही बनना है। एक प्रश्न क्या, दो प्रश्न बनेगा, एक उपसर्ग से और एक किससे बनता है, प्रत्यय से। तो उपसर्ग वे शब्द होते हैं, यानी वे शब्दांश होते हैं जो शब्द के आगे लगते हैं। जो शब्द के आगे लगते हैं वह उपसर्ग कहलाते हैं, और जो शब्द के पीछे लगते हैं वह क्या कहलाते हैं, प्रत्यय। प से प्रत्यय, प से पीछे, जो पीछे लगते हैं उनको प्रत्यय कहते हैं, जो आगे लगते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। जो आगे लगते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। यहाँ पे पूछा क्या है, प्रत्यय। तो यहाँ पे ब, ये तो पहले दे, ये तो कन्फर्म गलत हो गया, ये क्या हो गया, कन्फर्म गलत हो गया। और हमसे प्रत्यय पूछा मतलब पीछे का पूछ रहा है ना। और एक चीज नोट करिएगा, प्रत्यय आप लगाएंगे या हटाएंगे, लगाने या हटाने पर एक मूल शब्द बनना चाहिए, है ना।
तो देखिए इसमें से यदि आप र को प्रत्यय मानते हैं, इसमें से किसको मानते हैं, र को प्रत्यय मानते हैं, तो बनेगा शब्द बचेगा क्या, बनाक। बनाक कोई शब्द नहीं होता है ना, र को अगर निकाल रहे हैं तो शब्द क्या बचेगा, बनाक। और बनाक कोई शब्द नहीं होता। और हम बार बार कह रहे हैं कि यदि आप प्रत्यय को लगाएंगे या हटाएंगे तो जो बच रहा है ना उसका भी अर्थ निकलना चाहिए। यदि आप यहाँ से र को निकालेंगे तो शब्द क्या बचेगा, बनाक। और बनाक कोई शब्द नहीं होता है ना, तो र इसका प्रत्यय नहीं हो सकता है ना। और देखते हैं, और अगर यहाँ से निकालेंगे मतलब क पे हलंत लगाएंगे तो बनाक, तो बनाक भी कोई शब्द नहीं होता, मतलब और भी इसका प्रत्यय नहीं होता है। इसका अगर हम कर मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, कर, यहाँ से आप कर को हटा लीजिए, कर को आप क्या मान लिए, प्रत्यय मान लिए। यदि आप कर को क्या मान लिए, प्रत्यय मान लिए, तो बचा शब्द क्या, बना। और बना मतलब है ना अर्थ निकल रहा है बना का। तो जब अर्थ निकल जाए, मूल शब्द मिल जाए, तो समझ जाइए कि हमने प्रत्यय सही छाटा है। तो इसमें प्रत्यय क्या हो जाएगा, कर प्रत्यय हो जाएगा, यानी बी वाला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, एकदम सही हो जाएगा। यानी जो यहाँ पे लिखा है, जो शब्दांश के अंत में जुड़कर अर्थ में विशेषता परिवर्तन ला देते हैं उन्हें प्रत्यय कह लेते हैं ना, तो प्रत्यय कहलाते हैं। अब देखिए 10वें नंबर में क्या पूछा है, इसमें पूछा है तरावट शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय। अब देखिए यहाँ पे पूछ दिया, मूल शब्द भी बताना और प्रत्यय क्या है वही बताना है ना। तो तरावट, तरावट में मूल शब्द क्या रहा होगा, पहले तो आप उसको छाटिएगा है ना। अगर नहीं छाट पा रहे तो यहाँ पे देखिए ए, तराव कोई मूल शब्द है, तराव का कोई मूल शब्द मतलब जिसका अर्थ निकलता हो। तराव का कुछ अर्थ निकल रहा है, कुछ अर्थ नहीं निकल रहा है, हटा दीजिए। तरा का कोई अर्थ निकल रहा है, नहीं निकल रहा है, इसको भी क्या कर दीजिए, हटा दीजिए। तरा, यहाँ भी तरा का कोई शब्द निकल रहा है, अर्थ निकल रहा है, नहीं निकल रहा है, तो इसको भी क्या करिए, हटा दीजिए। लेकिन तर का एक शब्द होता है ना, तर है ना, तर का अर्थ निकल रहा है, आवट, आवट भी होता है। तो तर धन आवट, यही इसमें लगा है ना, क्या लगा है, तर इसमें मूल शब्द है, आवट इसमें क्या है, प्रत्यय है। तो बस याद रखिएगा, उपसर्ग हो या प्रत्यय, उसे लगाते समय या हटाते समय जो शब्द बचेगा उसका अर्थ भी निकलना चाहिए है ना। तो यहाँ पे हमने देख लिया, तर का भी अर्थ निकल रहा है और आवट का भी अर्थ निकल रहा है, इसलिए डी वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। 10वां का डी वाला एकदम सही हो जाएगा। 11 नंबर पे देखिए, 11 नंबर में क्या पूछा है, इसमें पूछा गया था कि आराम कुर्सी शब्द में कौन सा समास है। आराम कुर्सी शब्द में कौन सा समास है। समास आप बताएं तो, अगर समास का अगर हम पूछें कि शाब्दिक अर्थ क्या होता है, समास का शाब्दिक अर्थ संक्षेप होता है। समास का यदि विलोम पूछे तो क्या होता है, व्यास होता है। समास का विलोम क्या होता है, व्यास होता है। समास कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। उसी में से एक प्रकार में ये आता है ना, आराम कुर्सी। पूछ रहा है कि इसमें कौन सा समास है वही बताना है। तो देखिएगा, आराम कुर्सी, आराम के लिए कुर्सी, अगर इसको तोड़ेंगे, आराम कुर्सी में क्या है, आराम के लिए कुर्सी, के लिए आपका क्या है, एक कारक। तो जब भी तोड़ते समय कारक आता है, जब भी तोड़ते समय बीच में क्या मिल जाए, कारक मिल जाए, तो समझ जाइए कौन सा है, तत्पुरुष समास होता है। जब भी आपको कारक बीच में मिल जाए तोड़ते समय, जैसे आराम कुर्सी, आराम के लिए कुर्सी, तो जहाँ भी आपको कारक मिल जाए तो समझ जाइएगा वो कौन सा समास है, तत्पुरुष समास होगा। यानी डी वाला ऑप्शन इसका एकदम सही हो जाएगा। यहाँ पे गलत दिया है, इस पे मत ध्यान दीजिएगा ना, यहाँ पे बी वाला कर दिया, बी वाला कतई नहीं होगा, इसका क्या होगा, डी वाला आंसर ही होगा। आगे देखिए, लक्ष्य का तद्भव, एक बार पहला प्रश्न ही तद्भव तत्सम से था और यहाँ पे भी तद्भव पूछ दिया ना, यानी 2 प्रश्न आ गए। तद्भव तत्सम से कितने प्रश्न, 2 प्रश्न, और वचन से भी 2 प्रश्न, लिंग से भी 2 प्रश्न, उपसर्ग और प्रत्यय से भी 2 प्रश्न आ गए। तो लक्ष्य का तद्भव रूप क्या होगा, यही बताना है। तो लक्ष्य का तद्भव, अब इसमें से देखिए तद्भव यानी जो भोजपुरी का शब्द, इसमें भोजपुरी का शब्द आपको क्या दिख रहा है, भोजपुरी का शब्द यही लाख दिख रहा है ना। भोजपुरी भाषा में हम लाख शब्द यूज करते हैं ना, तो लाख क्या हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा। और एक चीज नोट कर लीजिएगा, जो छ होता है ना, जो क्या होता है, छ होता है, वो हमेशा तद्भव बनाते समय किस में कन्वर्ट हो जाता है, ख में। किस में, जो छ है ना, तद्भव बनाते समय हमेशा किस में कन्वर्ट हो जाता है, ख में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे क्षेत्र है ना, जैसे हमने क्या लिखा था, क्षेत्र, क्षेत्र का क्या बना था, खेत बना था, यानी जो छ था वो किस में कन्वर्ट हो गया, ख में कन्वर्ट हो गया। कहीं भी आपको दिखे ना, जैसे अक्षर का आखर होता है, छ का हमेशा ख में कन्वर्ट होगा, इस चीज को नोट करिएगा ना। तो लक्ष्य का क्या हो जाएगा, तद्भव लाख हो जाएगा, यानी डी वाला ऑप्शन इसका एकदम सही हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए कुछ तद्भव और तत्सम दिया हुआ है ना, जैसे कर्पूर है,
और क्या उसका दिया हुआ है, कपूर दिया है ना, कर्पूर है और उसका तद्भव क्या दिया हुआ है, कपूर, क्योंकि कर्पूर हम कम बोलते हैं तो तत्सम है, कपूर हम ज़्यादा बोलते हैं इसीलिए क्या है, तद्भव है। कार्य हम कम बोलते हैं, हम काज बोलते हैं इसलिए तद्भव है। वानर हम कम बोलते हैं, हम बंदर बोलते हैं इसलिए तद्भव है ना। तो व का हमेशा ब होता है, ये भी ध्यान रखिएगा, और छ का हमेशा ख होता है, इस चीज को भी नोट करिएगा। 13वां प्रश्न देखिए, इसमें क्या पूछा गया था, इसमें संधि विच्छेद बतानी है आपको, क्या करना है इसमें, संधि विच्छेद करनी है। तो संधि कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। संधियां कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की होती हैं, स्वर संधि, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि, है ना। तो खैर संधि विच्छेद इसका करना है, क्या शब्द है, जैनेन्द्र। अभी जो नोट करिएगा, जब भी आप संधि विच्छेद करेंगे तो जो तोड़ रहे हैं ना उनका भी अर्थ निकलना चाहिए, जो शब्द आप तोड़ेंगे 2 बार उनका अर्थ निकलना चाहिए, है ना। तो इस चीज को आप नोट करिएगा ना। जैसे पहला ऑप्शन अगर देखा जाए तो इसमें क्या लिखा है, जैन धन ऐन्द्र। तो जैन का तो शब्द है, अर्थ निकल रहा, लेकिन ऐन्द्र का अर्थ नहीं निकल रहा, इसलिए पहला वाला ऑप्शन नहीं होगा। इसमें भी वही बात है, जैन का अर्थ निकल रहा लेकिन ऐन्द्र का अर्थ नहीं निकल रहा, इसलिए बी वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। इसकी बात करें तो इसमें क्या लिखा है, जैने, जैने का कोई अर्थ नहीं होता, तो सी वाला भी गलत हो जाएगा, ए वाला भी गलत हो जाएगा और बी वाला भी गलत होगा। यहाँ पर देखिए जैन का भी एक अर्थ निकल रहा है, जैन का भी एक अर्थ निकल रहा है और इंद्र का भी अपना एक अर्थ निकल, जब दोनों का अर्थ निकल जाए तो समझ जाइएगा संधि विच्छेद सही हुई, यानी डी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, जैन धन इंद्र। तो संधि विच्छेद तोड़ते समय इस चीज को नोट करिएगा कि जो हम तोड़ रहे हैं तो दोनों का अर्थ भी निकलना चाहिए। 14 नंबर देखिए आप, यानी जो चिन्ह चिन्ह पूछा जाता है, यहाँ से भी एक प्रश्न पूछा जाता है ना, तो अब चिन्ह को भी बड़े आराम से नोट करिएगा ना। तो क्या पूछा इसमें, पूछ रहा है कि विवरण चिन्ह कौन सा, उसी को बताना है ना। तो देखिएगा यह जो है ना, यह उप विराम है, क्या है, उप विराम। देखिए जो यह होता है ना, यह अल्प विराम होता है, अगर ऐसे करके ऐसे तो यह क्या है, अर्ध विराम है, यह क्या है, प्रश्नवाचक है, और यह क्या है आपका पूर्ण विराम। अगर ऐसे गोला बना दे तो यह क्या होता है, लाघव होता है, अगर ऊपर ऐसे 2 बना दे तो यह क्या होता है, उद्धृढ़ होता है। इसमें देखिए यह क्या है, अल्प विराम है ना, यह उद्धृढ़ का है। हमसे पूछा क्या है, विवरण का, विवरण का आपने हेडिंग बार बार बनाई होगी, जब भी आप हेडिंग देते थे तो उसके आगे क्या बनाते थे, ऐसे ही बनाते थे, यानी अब इसका विवरण आप देने जा रहे हैं। तो यानी जब भी विवरण का चिन्ह पूछे तो विवरण का चिन्ह यही होता है, यानी बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, एकदम सही हो जाएगा, यानी 14 का बी नंबर। 15 में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण संख्या को दर्शाता है ना। विशेषण से प्रश्न पूछा गया है, लेकिन वह किसको दर्शाना चाहिए, संख्या को दर्शाना चाहिए। तो देखिएगा पहला ऑप्शन, पहला ऑप्शन किसको दिखा रहा है, गुण को दिखा रहा है कि वह चौड़ा है, मोटा है, लंबा है, पतला है, यानी उसके गुण को दिखा रहा है। तो ये तो होगा नहीं, वो हमसे संख्या पूछ रहा है। यहाँ पे 10 मीटर कपड़ा, यह माप तौल को दिखा रहा है, मतलब यह परिमाण को दिखा रहा है, किसको दिखा रहा है, परिमाण को दिखा रहा है। ताजगी है ना, यहाँ पे भाव को दिखा रहा है, ये अलग चीज है। यहाँ पे देखिए दर्जन, एक दर्जन में कितने केले, 12, यानी यहाँ पे संख्या की बात होगी, तो यही बी वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे देखिएगा अगला प्रश्न, इसमें क्या है, 16वां प्रश्न क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है मच्छर भिन भिनाते हैं, क्या पूछा गया है इसमें, मच्छर भिन भिनाते हैं, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है, यही बताना है। तो देखिएगा प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है, जैसे लिखना, लिखाना, लिखवाना, है ना, वह प्रेरणार्थक होती है, तो ये तो नहीं होगा, हटा दीजिए। पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है, जब हम कोई काम करके दूसरा काम करते हैं तो वह पूर्वकालिक क्रिया होती है, जैसे वह नहाकर आया और सो गया, वह खाकर आया और सो गया, तो उसमें कर लगा होता है, मतलब यह पूर्वकालिक क्रिया भी नहीं। संयुक्त क्रिया, जहाँ पे 2 क्रिया दिखे तो यहाँ पे संयुक्त क्रिया नहीं, यह क्या होगी, नाम धातु क्रिया है ना, जैसे लात से लतियाना, बात से बतियाना, उसी तरह यह भिन भिनाना शब्द भी बना, तो यह क्या हो जाएगा, नाम धातु क्रिया हो जाएगी। आगे देखिएगा अगला प्रश्न 17 नंबर, इसमें क्या पूछा गया था, इसमें पूछा गया था लता मंगेशकर, लता मंगेशकर गीत गा रही है, लता मंगेशकर गीत गा रही हैं, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है, यही बताना। तो लता मंगेशकर गीत गा रही हैं, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है, यही बताना है। तो गीत गा रही यानी काल से काल पूछा ना, इसमें कौन सा काल है वही बताना है। तो गीत गा रही हैं, तो अभी काम चल रहा है ना, काम क्या है, चल रहा है मतलब ये वर्तमान को दिखा रहा है, किसको दिखा रहा है,
वर्तमान को दिखा रहा है, और काम अभी चल रहा, वह गा रही है, काम अगर चल रहा है तो मतलब वह पूर्ण नहीं हुआ, तो हम क्या कहेंगे, अपूर्ण वर्तमान काल। क्या कहेंगे, जो काम अभी चल रहा है, अगर काम पूरा हो जाता तो हम पूर्ण वर्तमान कहते हैं, लेकिन वो अभी गा रही है तो हम क्या कहेंगे, अपूर्ण वर्तमान। क्या कहेंगे, अपूर्ण वर्तमान, यानी सी वाला ऑप्शन इसका एकदम सही हो जाएगा। काल के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। कौन कौन से, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। भूतकाल कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के। वर्तमान काल कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के। भविष्य काल कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। आगे देखिए इसमें क्या पूछा है, 18 नंबर, मजदूरों द्वारा पेड़ काटा गया। मजदूरों द्वारा पेड़ काटा गया, इस वाक्य का वाच्य क्या होगा, यही बताना है। तो क्या काटा गया, क्या काटा गया, पेड़ काटा गया, है ना। क्या काटा गया, पेड़ काटा गया। और जैसे ही हम प्रश्न ऐसे करेंगे, लास्ट में पूछेंगे, और हमें अगर ऑप्शन में यानी आंसर में कर्म मिल रहा है ना, कुछ काटा जा रहा है, क्या काटा जा रहा है, पेड़ काटा जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, कर्म वाच्य हो जाएगा। यदि काटा गया कुछ इस तरह कहते हैं और आंसर हमें क्या मिलता है, मजदूर मिलता, तो हमें क्या कहना पड़ता है, कृतवाच्य कहना पड़ता है। लेकिन हम पूछ रहे हैं कि क्या काटा गया, तो हमारा आंसर मिल रहा है कि पेड़ काटा गया, तो कर्म मिल रहा है, इसलिए यह क्या हो जाएगा, कर्मवाच्य हो जाएगा। आगे देखिए, वाच्य भी 3 प्रकार के होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, है ना। इसमें भी देखिएगा आपका गलत दिया हो, इसमें क्या होगा, कर्मवाच्य होगा, इसमें क्या होगा, कर्मवाच्य हो जाएगा। आगे देखिए 19 में, ठिठक जाना मुहावरे का अर्थ क्या है, यानी आपसे एक मुहावरा शब्द भी पूछा जाएगा। पूछा है कि ठिठक जाना मुहावरे का अर्थ, ठिठक जाना मुहावरे का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है, यही बताना। ठिठक जाना मतलब ठिहर जाना, ठहर जाना। ठिठक जाना मतलब ठहर जाना, ठहर जाना यानी रुक जाना, यानी ए वाला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, एकदम सही हो जाएगा। आगे देखिएगा इसमें क्या पूछा है, अभिज्ञ, अभिज्ञ शब्द का विलोम शब्द क्या है, यही बताना है। अभिज्ञ शब्द का विलोम, यानी विलोम से, पर्यायवाची से, मुहावरे से आपसे प्रश्न, वाक्यांश के एक शब्द ना, शुद्धि अशुद्धि, ये प्रश्न ही आपसे ज़्यादा पूछे गए। तो पूछ रहा है कि अभिज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा। अभिज्ञ कहिए या भिज्ञ कहिए, अभिज्ञ कहिए या तो भिज्ञ कहिए, दोनों एक ही बात है। अभिज्ञ कहिए या भिज्ञ कहिए, दोनों का एक ही अर्थ है। इसका अभिज्ञ का यदि विलोम पूछेगा तो क्या हो जाएगा, अनभिज्ञ हो जाएगा। अभिज्ञ का विलोम क्या होगा, अनभिज्ञ हो जाएगा, यानी ए वाला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, एकदम सही हो जाएगा। कुछ और विलोम देख लीजिए, सर्वज्ञ का क्या होगा, अल्पज्ञ होगा। कुटिल का क्या हो जाएगा, सरल हो जाएगा। साधु का क्या हो जाएगा, असाधु हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न देखिए, इसमें क्या पूछा है, लोकोक्ति, यानी लोकोक्ति, मुहावरा, पर्यायवाची, विलोम, है ना। नोट करते चलिएगा किन किन टॉपिक से प्रश्न पूछे गए ना। लोकोक्ति से भी प्रश्न पूछा गया है। इसमें क्या पूछा गया है, एक इसमें लोकोक्ति लिखी गई है, उसी का क्या करना है, चयन करना है। एक लोकोक्ति होती है और एक क्या होता है, मुहावरा होता है। मुहावरा क्या होता है ना, जब किसी वाक्य में यूज करेंगे तब उसका अर्थ निकलता है। लेकिन जो लोकोक्ति होती है ना, ये अपने आप में ही एक अर्थ देता है, यानी अपने आप में ही एक वाक्य होता है ना। यहाँ पर अगर देखेंगे तो साफ साफ लिख रहा है, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, ये अपने आप में एक अर्थ दे रहा है ना। यह क्या है, विशेष अर्थ देते हैं। जो मुहावरे हैं ना, यह क्या है, विशेष अर्थ देते हैं। तो इसमें यह तीनों क्या है, मुहावरे, लेकिन ये जो पूरा एक वाक्य लिखा गया है, जो गरजते हैं वे बरसते नहीं, यही लोकोक्ति है। 21 नंबर का ए वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। आगे देखिए 22 नंबर, 22 नंबर में क्या पूछा है, हिंदी साहित्य में, हिंदी साहित्य में वात्सल्य रस को मिलाकर कुल कितने काव्य रस हैं, यही बताना। तो आपको बता दें, रस कितने प्रकार के होते हैं, 9 प्रकार के होते हैं। यदि भरत मुनि के अनुसार देखा जाए तो 8 प्रकार के होते हैं। जो जनरली रस होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 9 प्रकार के। भरत मुनि के अनुसार देखा जाए तो कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं। तो जो जनरली 9 प्रकार के होते हैं, उसी में कह रहा है कि यदि हम वात्सल्य रस को मिला दें तो रस कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। कितना, 10 हो जाएंगे। यदि भक्ति रस को भी मिलाने के लिए कहता है तब तो रस कितने हो जाते हैं, 11 हो जाते हैं। लेकिन वो सिर्फ रस 9 जो होते हैं उसमें सिर्फ वात्सल्य रस को क्या कर रहा है, मिलाने के लिए कह रहा है। तो टोटल रस कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे, यानी सी वाला ऑप्शन इसका एकदम सही हो जाएगा। यहाँ पे साफ साफ लिखा भी है कि भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है, 8 मानी। कितनी मानी है,
8 माने 23 नंबर प्रश्न देखिए, इसमें क्या पूछा गया, निम्नलिखित में से संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा नहीं है, इस चीज को नोट करिएगा, कौन सा नहीं है उसको पूछा है ना। तो निम्नलिखित में से संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा नहीं है उसको बताना है ना। तो संबंधवाचक शब्द जैसे जैसे को तैसा, जैसे को तैसा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी जिसकी का संबंध उसकी से, जैसे को तैसा यानी जैसे का संबंध तैसे से ना। तो जो का संबंध सो से है ना, जो जागेगा सो पावेगा है ना। तो जो का संबंध सो से होता है, जिसका का संबंध किससे होता है, उसका से है ना, जिसका उसका, लेकिन आपको कोई संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है ना। तो सी वाला ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें संबंधवाचक सर्वनाम क्या नहीं उसी को बताना था। तो सी वाला ऑप्शन इसमें नहीं है। सर्वनाम की बात करें तो सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। और सर्वनाम कहते किसे हैं, जो शब्द संज्ञा के स्थान पे यूज होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। आगे देखिए, नील गगन सा शांत हृदय था हो रहा है ना। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है इसी को बताना है। तो अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, शब्द, अर्थ और उभय है ना। 3 प्रकार के क्या हो गए, अलंकार हो गए। उसी में कह रहा है इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है ना। तो जो शब्द यानी जो अर्था है ना, अर्था में पूछा गया है ना, तो ये कौन सा अलंकार है वही बताना है। तो नील गगन सा शांत हृदय, जब ये सा लग गया ना और नील गगन से तुलना की जा रही है किसकी, हृदय की, कि नील गगन सा शांत हृदय यानी नीले गगन के जैसा शांत हृदय। तो यहाँ पे क्या की जा रही है, नीले गगन से हृदय की क्या की जा रही है, तुलना की जा रही है। नोट करिएगा, जहां भी तुलना की जाएगी, जहां भी तुलना की जाएगी आप समझ जाइएगा कि वहां पे कौन सा अलंकार होता है, उपमा अलंकार होता है। जहां भी तुलना की जाएगी वहां पे कौन सा अलंकार होगा, उपमा अलंकार होगा। आगे देखिएगा अगला प्रश्न 25वां नंबर, इसमें क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है हरि शब्द का अनेकार्थी शब्द, हरि शब्द के अनेकार्थी शब्द विकल्प में से नहीं है उसको छांटना, नहीं है उसको छाट, ध्यान देना इस बात को ना। और अनेकार्थी से भी आपका एक प्रश्न पूछा जाएगा, इसको नोट करिएगा ना। तो नहीं है उसको बताना। तो हरि सर्प को भी कहते हैं, सूर्य को भी कहते हैं, सिंह का भी होता है हरि, लेकिन दूध का हरि नहीं होता है ना। हरि का अर्थ दूध नहीं होता, बाकी सर्प भी होता है, सूर्य भी होता है, सिंह भी होता है, लेकिन दूध नहीं होता। तो ये ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ पे कुछ और अनेकार्थिक देख लीजिए जो इम्पोर्टेंट है, जैसे अंक, अंक का अर्थ क्या होता है, गोद, चिन्ह और भाग्य। अंश का क्या होता है, हिस्सा, कोण का अंश और किरण। अक्ष का क्या होता है, आँख, धुरी, आत्मा और पहिया। आगे देखिएगा 26 नंबर, 26 नंबर में क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है कि दोहा और रोला, दोहा और रोला छंद को क्रम से मिलाने पर कौन सा छंद बनता है। तो दोहा और रोला को यदि आप मिला देंगे तो कौन सा छंद बनता है, कुंडलियां बनता है। क्योंकि कुंडलियों में कितने चरण पाए जाते हैं, 6 चरण पाए जाते हैं। कितने चरण पाए जाते हैं, 6 चरण पाए जाते हैं। जो ऊपर की 2 लाइनें यानी 2 चरण होते हैं उसमें क्या होता है, वो दोहा की लाइनें होती हैं। और नीचे के जो 4 चरण होते हैं वो किसके होते हैं, रोला के होते हैं। तो 4 2 6 यही मिलकर 6 चरण जो बनते हैं क्या बन जाते हैं, दोहा और रोला को मिलाने से क्या बन जाता है, कुंडलियां बन जाता है। और कुंडलियां कैसा है, एक विषम मात्रिक छंद है, इस चीज को भी आप नोट करिएगा। आगे देखिएगा अगला प्रश्न, इसमें क्या पूछा गया, आप आपका यह पैराग्राफ है 27 से लेकर 31 तक ना। तो पैराग्राफ को इसमें हल नहीं करेंगे, इसको किसी और क्लास में हल कर लिया जाएगा ना। 31 के बाद 32 से देखते हैं, 32 में क्या पूछा गया, इसमें पूछा गया है कि सुरसागर कृति के कवि यानी सुरसागर के द्वारा ना, नहीं सॉरी, सुरसागर किसकी लिखी गई है यही बताना। तो सुरसागर किसने लिखा है, सूरदास ने लिखा है, बस सिंपल। यानी आप ऐसी रचनाएं एकदम सिंपल सी पूछी गई है ना, सूरदास की, केशवदास है ना, इन्हीं लोगों की आपकी पूछी जाएगी है ना। बिहारी हिंदी का विकास निम्नलिखित में से किस भाषा से हुआ, तो मागधी अपभ्रंश से हुआ। किससे हुआ है, मागधी अपभ्रंश से हुआ है। आगे देखिएगा इसमें भीतर और बाहर किस क्रिया विशेषण के उदाहरण है ना, भीतर और बाहर किस क्रिया विशेषण के उदाहरण है। तो भीतर और बाहर दिख रहा है ना, यह स्थान को दिखा रहा है, भीतर
बाहर, साफ साफ दिख रहा है ना। यदि समय की बात होती तो काल को दिखाता, किसको दिखाता, काल को दिखाता, लेकिन ये भीतर बाहर यानी स्थान को दिखा रहा है। मेघ शब्द का पर्यायवाची, पर्यायवाची से 2 क्वेश्चन हो चुके हैं ना। मेघ शब्द का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है, यही बताना। तो मेघ यानी बादल, बादल किसको कहते हैं, नीरद को कहते हैं। 35 नंबर यानी 35 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं ना। देखिए टोटल 37 से 38 क्वेश्चन ही होते हैं। और देखिए इसमें क्या पूछा गया है, कुल और कुल का अर्थ बताना है। कुल और कुल का क्या बताना है, अर्थ बताना है। तो कुल और कुल का अर्थ क्या होता है, इस कुल का अर्थ और इस कुल बी वाला यानी कुल, पहले वाले कुल का अर्थ क्या होता है, वंश, और इस कुल का अर्थ क्या होता है, किनारा। यानी संस्कृति भिन्नार्थक से भी एक प्रश्न पूछा जाएगा। ये वाला प्रश्न देखिएगा, फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार, फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार के लिए एक शब्द बताना है ना। जो फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार होता है उसको हम क्या कहते हैं, ये बताना। तो उसको हम क्या कहते हैं, अस्त्र कहते हैं। नोट करेगा, एक अस्त्र होता है, एक शस्त्र होता है। जिसे हम पकड़ कर चलाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, शस्त्र, और जिसे हम फेंक कर चलाते हैं उसे हम अस्त्र कहते हैं। जैसे भाला फेंक कर चलाते हैं ना, उसको हम अस्त्र कहेंगे। जिसको हम पकड़ कर, जैसे बंदूक है तो उसको हम क्या कहेंगे, शस्त्र। यानी जो हमारे साथ साथ रहेगा, स से शस्त्र और स से साथ, जो हमारे साथ साथ रहेगा उसको हम शस्त्र कहेंगे। बाकी हम जिसको फेंक देंगे उसको हम क्या कहेंगे, अस्त्र कहेंगे। तो 37, आगे देखिएगा 38, रामायण के रचयिता, रामायण किसने लिखी है, वाल्मीकि ने लिखी है। तो जो आपका निरस्त हो चुका था पेपर, इसमें 38 हिंदी के इसी लेवल के प्रश्न पूछे गए थे। तो यदि आप तैयारी करिएगा तो अपना लेवल इसी लेवल का रखिएगा और तैयारी को बेहतर करिएगा। आशा करेंगे कि इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में।